Assalamualaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल दीवानगी सीज़न 2 किस्त नंबर 9 आज कलम ऐनी राजपूत। यशल माहिद मलिक के उसे यूं बेबाकी से छूने के बाद अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। आंखों से आंसू तेज़ी से रवाना हो रहे थे। उसे इस शख्स से पहले ही अच्छी वाइब्स नहीं आती थी और अब उसका ये बेबाक और नडर अंदाज देखकर यशल का दिल बुरी तरह टूट गया था। हाँ, वो इस रिश्ते के लिए मुतमिन थी कि उसके मोम डैड राज़ी थे, वरना माहिद मलिक उसे शुरू से ही एक आंख नहीं भाता था। अब भी उसका ये अंदाज़ देखने के बाद यशल का दिल बुरी तरह डर रहा था कि वो न जाने कैसा शख्स था जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी। उसकी पुरतपिश उंगलियों का लम्स, उसकी बेबाक गहरी नज़रें और वो पुरस्रार वो बारूब लहजा याद किए। यशल की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। माहा जैसे ही यशल के कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई तो उसे जो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने होंठ बाहर को निकाल कर रोता देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ी थी। क्या हुआ आपी, आप रो क्यों रही हैं? माहा ने आगे बड़े फिक्रमंदी से अपनी आपी का हाथ थामे इस्तफसार किया तो यशल अगले ही पल उसके गले से लिपट गई थी। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो अच्छा इंसान नहीं है माहा, मुझे उनसे अच्छी वाइब्स नहीं आती, यशल ने रोते हुए कहा तो माहा ने उसके बिना सर पैर की बात को सुनते सर झटका था। क्या मतलब आपी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? माहिद भाई ने कुछ कहा क्या आपसे? माहा यशल को रोता देखकर वाकई में फिक्रमंद हुई थी। मामा, वो कह रहे थे कि वो मेरे मंगेतर हैं, मुझ पर हक रखते हैं। यशल ने माहिद मलिक के अल्फाजों को याद करते रोते हुए कहा तो माहा ने उसकी बात को सुनने का गहरा सांस भरा था। आपी, तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप बिला वजह ही इस बात को अपने जहन पर सवार कर रही हैं। माहिद भाई बहुत अच्छे हैं। माहा ने अपनी अकल के हिसाब से अपनी आपी को समझाया तो यशल ने कुछ पल माहा की बात पर गौर किया था कि हाँ, माहिद मलिक ने उससे कुछ ऐसा बुरा तो नहीं कहा था जो वो इतना वावेला कर रही थी। बहरहाल उसे माहिद का यूं बेतकल्लुफ़ी से उसके करीब आना ये बात भी पसंद नहीं आई थी और वो माहा से भला इस सब के बारे में क्या कहती। इसलिए एक गहरा सांस भरे अगले ही पल अपने आंसुओं को साफ कर लिया था। माहा, तुम जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। यशल ने अपना रुख खिड़की की जानी मोड़ते कहा तो माहा अपनी आपी की बात को सुन मुंह बनाकर रह गई थी। खैर, अब अगर उसकी आपी उससे कोई बात नहीं करना चाह रही थी तो वो अगले ही पल वापस मुड़ते कमरे का दरवाज़ा बंद किए वहाँ से जा चुकी थी और यशल वो एक बार फिर से
इन्हीं सोचों में गुम हो गई थी। दूसरी तरफ माहिर मलिक के दिल की कैफियत कुछ और ही थी। यशल के बदन की दिल फरेब खुशबू, उसकी नाजुक सी बलखाती कमर और उसके भरे भरे वजूद को याद किया। माहिर का दिल बेचैन हो रहा था। उसका दिल एक बार फिर से उसके करीब जाने, उसे छूने के लिए उकसा रहा था। और ऐसा माहिर मलिक के बस में नहीं था। वो भला कैसे उस लड़की के करीब जा सकता था जो कि उसकी ज़रा सी नज़दीकी पर ही मरने वाली हो जाती थी। क्या आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो मैं उसे छूने के लिए बेताब हो रहा हूँ। माहिर मलिक की आज से पहले कितनी ही लड़कियों से दोस्ती रही थी, लेकिन आज तक वो किसी लड़की को छूने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था जितना इस वक्त वो यशल को छूने, उसे महसूस करने के लिए हो रहा था। इस घर में फिर से जाने का वाहिद रास्ता नवाल ही है। अब इस मामले में नवाल ही मेरी मदद कर सकती है। माहिर मलिक के शैतानी दिमाग में न जाने क्या आइडिया आया, जिस पर वो पूरे सरार सा मुस्कुराते सिर को सुलगा कर अपने लबों में दबा चुका था और अब गहरे गहरे कश लिए वो मुसलसल यशल के हसीन सरापे को याद कर रहा था। मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐड की स्क्रिप्ट को बदलें। आयशा शाह को जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने इस ऐड की स्क्रिप्ट समझाई तो ये सुनते कि इस ऐड में इसके साथ एक फ़ीमेल मॉडल भी होनी थी जो कि उसके शर्टलेस सीने पर अपनी उंगली फेरते उसके परफ्यूम की खुशबू में गहरा सांस भरे कैमरे में अपना शॉट देख हाँ, उसे शर्ट उतारने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके सिक्स पैक एब्स और वो बाइसेप्स छुपाने के लिए थोड़ी थे। लेकिन ये लड़की वाली बात उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, अपनी वाइफी को वो क्या जवाब देगा। बस ये सोचते वो इनकार करने लगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। परफ्यूम की ऐड में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए फ़ीमेल मॉडल का होना ज़रूरी है। जिस पर आयश ने फ़ौरन ही इस ऐड को करने से इनकार कर दिया। तो असिस्टेंट डायरेक्टर अब डायरेक्टर आयश के आगे पीछे घूमने लग गए कि वो ऐसे नहीं कर सकता। सब कुछ तैयार था, वो सिर्फ 2 मिनट का शॉट दे दे। काफ़ी देर उनकी मिन्नतें करवाने के बाद आखिरकार आयश ने फैसला कर लिया कि वो 2 मिनट का शॉट दिए अपनी जान छुड़वा ले, क्योंकि पूरी टीम उसके पीछे पड़ गई थी कि ये ऐड वो उसी से करवाना चाहते हैं। और आयशा जाने हार मानते फिर जैसे तैसे करते 2 से 3 टेक में उस शॉट को दे दिया था और फिर फ़ौरन ही शर्ट पहने वो इस प्रोडक्शन हाउस से बाहर आया था। वो अपनी गाड़ी में बैठता उसे शाह उसकी जानिब मोड़ गया था।
क्या कर रही हैं मोम? आयश ने लाउंज में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में सलाम की अपनी मोम से मुखातिब हुआ था। इस वक्त लाउंज में महानूर इरहा को लिए, जबकि उसकी मोम सफ़ीर को लिए बैठी थी, जबकि मशाल यहाँ मौजूद ही नहीं थी। खैर, अपनी वाइफी से बाद में मिलने का सोचते आयशा वहीं लाउंज में अपनी मोम के करीब बैठती। सफ़ीर की नन्ही गाल को सहलाने लगा था। अपने शहज़ादी के कपड़े चेंज कर रही हूँ, आयरा ने सफ़ीर शाह को शर्ट पहनाते उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख कर कहा तो आयश ने महानूर की जानिब अपनी बाहें फैलाई। इरहा को उठाना चाहा, जिस पर महानूर फ़ौरन हीरा को आयशा की बाहों में दे दिया था। क्यों? आप उससे चेंज क्यों करवा रही हैं मोम? इसकी माँ कहाँ है? वो इरहा की नन्ही से पेशानी पर अपने होंठ रखते अपनी मोम से सवाल करने लगा तो आयरा ने बताया कि मशाल कुछ देर सो गई थी और वो सफ़ीर को बाहर ले आई थी। ये रात भर बहुत तंग करता है मोम। वाइफी की नींद ही पूरी नहीं होती, बल्कि उनकी क्या मेरी भी नींद पूरी नहीं होती। दिखने में तो कितना छोटा सा लगता है, लेकिन इसका स्पीकर बहुत बड़ा है। ऐसे ही गला फाड़ फाड़ कर होता है, जैसे न जाने इस पर हम कौन सा जुल्म कर रहे हैं। आयशा, जो कि सफ़ीर की जो आधी रात को उठकर रोने वाली आदत से बेहद बेजार था, फ़ौरन ही दिल की भड़ास निकालते अपनी मोम से कहा था, और आयरा? वो आयशा शाह के लहजे में बेजारी महसूस करते धीमा सा मुस्कुरा दी थी। बच्चे ऐसे ही करते हैं आयश, अब इरहा को ही देख लो, वो भी ऐसे ही ज़मायर और महानूर को तंग करती है, और अब दिन में देखो कैसे सुकून से सो रही है। जी मोम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इरहा भी मुझे तंग करती है, मैं तो सो जाती हूँ, फिर अभी इसे संभालते हैं। की बार महानूर ने भी अपनी मोम की बात पर हाँ में सर हिलाते आयश को मुखातिब किए कहा तो आयश, जो कि अपने बेटे के मुकाबले में इरहा को बहुत मासूम और अच्छी बच्ची समझता था, उसके बारे में जो सुनकर कि वो भी सफ़ीर शाह के जैसी हरकतें करती है, सर झटक रह गया था। लेकिन फिर भी मोम ये कुछ ज़्यादा ही तंग करता है हमें। आयश ने अपनी नज़रें इरहा के मासूम से चेहरे से हटाए सफ़ीर शाह की जानिब देखते एक बार फिर से अपने वही अल्फाज दोहराए थे कि वो जितना उसके बेटे को शरीफ और सीधा समझते थे, वो उतना था नहीं। चचू की जान, मेरी शहज़ादी मोम देख रही हैं इरहा सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। आयशा शाह ने अपनी भतीजी की नन्ही से पेशानी पर एक बार फिर से होंठ रखते मुस्कुरा कर कहा तो उसकी मूँछों की चुभन पर इरहा धीमा सा कसमसाए थे, जिस पर आयशा शाह मुस्कुराते उसे उठाकर एक बार फिर से महानूर को थमा गया था। वो नहीं चाहता था कि वो लाड प्यार करते अपनी भतीजी की नींद को ख़राब करते।
आयुष वो तुम्हारी ऐड की शूट का क्या बना? तुम यकीनन वहीं गए थे ना? इससे पहले कि आयुष उनके करीब से उठते अपने कमरे में जाता, आयरा ने सफ़ी शाह को अपने कंधे से लगाए, नरमी से उसकी कमर से हिलाते आयुष शाह से इस्तफसार किया था। और आयुष शाह वो भला अपनी मोम को क्या जवाब देता कि उसका ये ऐड शूट करवाने का एक्सपीरियंस किस कदर बुरा गया था, और ऊपर से ऐड था भी इतना बोल्ड कि वो अपनी मोम को क्या दिखाता। इसलिए बात को गोल मोल घुमाना ही बेहतर समझा। वो मोम शूट तो मैं कराई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास वीडियो नहीं आई उसकी, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। आयुष ने फ़ौरन ही बहाना बनाया था कि मुबादा उसकी मोम ये ना कह दे कि वो क्या शूट करवाया था, उसे दिखाए दो। और आयरा जो कि यकीनन अगला सवाल यही करने वाली थी कि वो उन्हें अपनी पहली ऐड शूट की वीडियो दिखाए। आयुष की बात पर सर झटकते आमे सर हिलाया था। अच्छा चलो ठीक है, तुम लंच करोगे? नहीं मोम, मैं लंच कर आया हूँ, बस फ्रेश होकर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाकर कुछ देर आराम कर लो सफ़ीर, यही मेरे पास है। आयरा ने आयुष की बात को सुनते हाँ में सर हिलाई कहा तो आयशा अब अपने कमरे की जानिब चल दिया था। सफ़ीर चूँकि उसकी मोम के साथ था, इसलिए आयशा मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ कि वो अगले चंद घंटे अपनी वाइफी के साथ अकेले में गुजारेगा। और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में इस वक्त नीम अंधेरा था और सामने ही नाइट बल्ब की रोशनी में मशाल यकीनन गहरी नींद सो रही थी, ऐसा आयुष ने अंदाज़ा लगाया था। खैर वो वापस मुड़कर दरवाज़ा लॉक करते, फिर दबे कदमों बेड के करीब पहुंचा और झुककर अपने शूज़ उतारते वो मशाल के करीब ही नींद दराज हो गया था। 2 से 4 मिनट यूँ ही अपने जज्बात पर बंद बांधे वो मशाल की खूबसूरत नैनो नकोश को देखता रहा, और फिर जब मज़ीद सब्र ना हुआ तो नरमी से उसकी वेस्ट पर हाथ रखे उसे अपनी जानिब खींचते, उसका सर तकिए से उठाए अपने सीने पर रख लिया था और अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छुपाए वो गहरे गहरे सांस भरने लगा था। वो हर गुज़रते दिन के साथ इस लड़की का मज़ीद दीवाना हो रहा था, ऐसा कहना गलत ना होगा। आयुष की दीवानगी मशाल के लिए कम हो ही नहीं रही थी। वो उसे हर बार यूं छूता था, हर बार यूं उसके करीब आता था जैसे पहली बार उसे छू रहा हो या उसके करीब आ रहा हो। अब भी इसकी बेहद नज़दीकी पर आयुष शाह का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। जज्बात बेलगाम हो रहे थे और मशाल वो गहरे गहरे सांस भरे इस वक्त नींद की वादियों में गुम थी। उसके बदन की खुशबू में गहरे गहरे सांस भरे आयुष शाह ने नरमी से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे थे। मशाल उसके तपिश ज़दा लम्स पर धीमा सा कसमसाई ज़रूर थी, मगर नींद हावी होने की वजह से वो बेदार नहीं हुई थी। आयुष के लबों की बेबाकियाँ जब भरती गईं तो अपनी बेहद नज़दीक किसी की मौजूदगी को महसूस करते मशाल ने सटपटा कर आंखें खोलीं और फिर नाइट बल्ब की रोशनी में आयुष के चेहरे को वो एक गहरा सांस भरकर रह गई।
आयुष तुम कब आए? मशाल ने अपनी नींद में डूबी बोझल आवाज़ में आयुष को पुकारा तो आयुष ने मशाल की पेशानी पर अपने होंठ रखते उसके माथे से अपना माथा टिकाया था। मैं बस अभी आया हूँ वाइफ। सॉरी मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी। उसकी आंखों में रात जगह की सुर्खी वाजिया थी। पहले सफ़ीश और फिर रात के पिछले पहर आयुष उसे भला सोने ही कहाँ देते। और मशाल ऐसे ही दिन में 2-4 घंटे सोते अपनी नींद पूरी कर लिया करती थी। खैर अब आयुष के यूँ मासूमियत से उसे सॉरी कहने पर मशाल ने फ़ौरन ही सर झटका था। नहीं मैं बस उठने ही वाली थी आयुष, अच्छा हुआ तुमने उठा दिया सफ़ीर। मशाल का जहन जैसे ही बेदार हुआ वह सफ़ीर शाह को ढूंढने लगी जो कि कुछ देर पहले उसके करीब ही सो रहा था। सफ़ीर मोम के पास है वाईफी, वो उसे चेंज करवा कर सुला रही थी। आयशा शाह ने भारी बोझल लहजे में कहते शाल की गाल पर होंठ रखी और फिर इसी अमल को दोहराते उसकी दूसरी गाल को भी अपनी तपिश से लबों से छुआ। तो मशाल ने आयुष के दोनों कंधों को थामते गहरा सांस भरा था। तुम एड शूट करवाने गए थे आयुष, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बल्कि तुमने कहा था तुम मुझे वीडियो भेजोगे। मशाल का यह सवार करना कि आयुष का खुमार भक्त से उठता। वो वीडियो दिखाने लायक होती तो वो अपनी वाइफी को ज़रूर दिखाता। उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि उसकी वाइफी उसे यूँ किसी और लड़की का करीब देखा उससे नाराज़ हो जाएगी और वो अपनी वाइफी की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए बात को बदलना चाहा। वो हाँ मैं गया तो था वाइफी, लेकिन वो आयुष से बात नहीं बन पा रही थी। अपनी मोम को तो जैसे तैसे झूठ बोलकर वो बताया था कि उसके पास उस ऐड की शूट की वीडियो ही मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी वाइफी को क्या कहता। अच्छा चलो अब तुम आ गए हो तो अपने ही मोबाइल से दिखा दो, मैं भी तो देखूं कि तुम मेरा शोहर कैसा लग रहा था। मशाल फिर से इसरार करने लगी थी। वो वाकई में बहुत एक्साइटेड थी कि भला आयुष ने वो सब कैसे किया होगा और वो कैसा लग रहा होगा। वो वीडियो तो मेरे पास, वो मेरा मतलब वाइफी आयुष चाहकर भी अपनी वाइफी से झूठ नहीं बोल पा रहा था। वाइफी समझे कि हेड शूट का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। आयुष ने दांत पीसते कहा था यूँ जैसे उन दांतों के नीचे उस सेट का डायरेक्टर हूँ जिसके शैतानी दिमाग का आइडिया था कि वो शर्टलेस उससे ही ऐड करवाएगा। एक्सपीरियंस बुरा रहा, लेकिन क्यों? तुम तो बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड तो था, लेकिन डायरेक्टर ने कहा मुझे एक फ़ीमेल मॉडल के साथ इस ऐड को करना है। पहले तो मैंने इनकार कर दिया था वाइफी और वहाँ से आना भी चाह रहा था, लेकिन उस डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट वो मेरे तरले मिनते डालने लग गए कि अब सारा सेटअप बन गया है, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए शॉट दे दे, इसलिए जैसे तैसे करते मैंने वो शॉट दे दिया। आयुष ने जल भुन कर जवाब दिया तो मशाल उसे हद से ज़्यादा इरिटेट होता देख अब की बार खामोश हो गई थी। अच्छा चलो अब अपना मूड तो मत ख़राब करो और दिखाओ तो सही कि कैसा ऐड था और वो लड़की कौन थी। मशाल ने कुछ पल के बाद आयुष की बढ़ती गुस्ताखियों पर यह सोचते कि अब उसका मूड ठीक हो चुका है, एक बार फिर से उसे ऐड और इसमें मौजूद उस मॉडल के बारे में इस्तफसार किया तो आयशा ने गहरा सांस भरे, फिर साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया, उसमें से वो मतलूबा वीडियो निकाले मशाल के सामने कर दी थी और मशाल वो इस वीडियो को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। हम बिलाशबा इस
में बेहद हैंडसम लग रहा था, लेकिन उस लड़की का यूं बेबाकी से उसके करीब आकर उसके सीने पर अपना हाथ फेरना। इस मंज़र को देखते मशाल ने स्क्रीन से अपनी नज़रें उठाई। आयशा को एक सख्त घूरी से नवाजा था और आयशा वो बेचारगी से मुंह बना गया था कि भला इस सब में उसका क्या कसूर था। वाइफी आप नाराज़? मैं भला नाराज़ क्यों होंगी आयश, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मशाल ने भी ये चंद अल्फाज ही कही थी कि आयशा सरशार सा अगले पल मशाल को अपनी बाहों के सख्त गिरफ्त में ले गया था। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था वाइफी, कहीं आप ये देखकर मुझसे हवा ना हो जाए। आयश लहजे की शोखी जैसे वापस लौट आई थी कि उसकी वाइफी ने नाराज़ होने की बजाय उसे समझा था। अच्छा, अब आपने सुना तो नहीं ना वाइफी? आयश के हाथ उसकी शर्ट को बेतरतीब कर रहे थे और मशाल उसकी बात के पीछे का मतलब समझते रूहान से हुई थी। मैंने सुना तो नहीं, लेकिन वो सफ़ीर अपनी मोरी मामा के पास बेहद खुश है वाइफी, और आप उसके डैड को खुश करने के बारे में सोचें। आयश के हाथ की गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थीं। वो चंद ही लम्हों में मशाल को जज्बातों से बेबस करने में कामयाब हो गया था। वो हाथ बढ़ाए कमरे में मौजूद इस हल्की सी रोशनी को भी बुझाते उस पर झुकता ही चला गया था। माहिर भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा मतलब कल आप शाह हाउस से जाने पर मुझे डांट रहे थे और आज खुद ही वहाँ जाने की ऑफ़र कर रहे हैं। माहिर मलिक यशल से मिलने का सोचते नवाल को शाह हाउस ले जाने का प्लान बनाया, और फिर जैसे ही नवाल के कमरे में आए उसे रेडी होने का कह रहा कि वो कुछ देर में शाह हाउस जाएंगे। नवाल के तो जैसे चौथा तबक रोशन हो चुके थे कि क्या वो ठीक सुन रही थी। माहिर मलिक बज़ाहिर खुद उसे शाह हाउस जाने की ऑफ़र कर रहा था। नवाल, ओवर एक्टिंग मत करो, रेडी हो जाओ, कुछ देर में निकलते हैं और आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। महा और यशल को भी साथ ले लेना। और ये माहिर मलिक की अगली बात को सुनते नवाल को 440 वोल्ट का झटका लगा था, और वहीं कहीं ना कहीं ये बात भी समझ आई थी कि आज अपनी बहन पर इतनी करम नवाजी क्यों हो रही थी, कि माहिर मलिक के यूँ शाह हो जाने के पीछे की वजह उसे महा या यशल से मिलवाना नहीं, बल्कि खुद यशल से मिलना और उसके साथ डिनर पर जाना था। नवाज ने अपने हुबड़ू भाई को मानी खींची नज़रों से देखते मुस्कुराहट उछाली तो माहिर मलिक ने चेहरे पर संजीदगी सजाए फ़ौरन ही सर झटका था। मैं नीचे लाउंज में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, 10 मिनट में रेडी होकर पहुँच जाना। इससे पहले कि नवाल उसे तंग करने के लिए मज़ीद कोई शरारत भरे अल्फाज कहती, माहिर मलिक संजीदगी से वापस मुड़ चुका था। जबकि पीछे नवाल वो खुशी खुशी रेडी होने लग गई कि भला उसे क्या चाहिए था। वो तो पहले ही महा और यशल की दीवानी थी, और भी यकीनन उसका भाई भी ज़रूर यशल का दीवाना हो चुका था। ये सोचते नवाल को खुशी हुई थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि माहिर मलिक के यूँ शाह हाउस जाने और उससे मिलने के पीछे का मकसद क्या था।